दोस्तों मैं आज से 4 साल पहले जब मैंने यूट्यूब पे बच्चों से सर्वे करवाया था कि आपको साइंस वन के अंदर सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है, तो ज़्यादातर बच्चों का सबसे पहले कहना था कार्बन कंपाउंड एंड हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बोला यार रुको यार, इतना जल्दबाजी मत करो। फिर मैंने 2 दिन के बाद एक वीडियो बनाया था। अराउंड मुझे लगता है 15 to 20 मिनट्स का वो वीडियो था। और एक वीडियो था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो भी मेरे ख्याल से 15 to 20 मिनट्स का था। वो देखने के बाद फिर बच्चों का अगला सजेशन, सर सर वो तो सिंपल हो गया सर, अब सबसे डिफिकल्ट ना सर हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लगता है। मैंने बोला यार ये तो बहुत सिंपल है ये तो उससे कई गुना ज्यादा सिंपल है, कई गुना ज्यादा सिंपल है। मैं आप सभी को ही बताऊंगा, आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट मुझे आता रहता है कि सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या करें और कैसे करें। भाई कैसे करें ये ऑलरेडी अपने चैनल पे है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। बट इसके अंदर आपको क्या क्या करना है वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अंदर देखो ये बुक है, ये याद रखो एक चीज़, जो बुक्स होता है वो उसमें एक्सप्लेनेशन किया रहता है। आपको आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपकी थिंकिंग गलत है गाइस। साइंस में एक लिखने का तरीका अलग होता है और वो चीज़ों को फॉलो करना रहता है। बहुत सारे जगह मैं देख रहा हूँ कि वही पूरी पुरानी घिसी पिटी कहानी चीज़ों की तरह बच्चों को बताया जा रहा है। अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, हमें भी उस वाइज पढ़ना पड़ेगा। आपको पता ना, पहले 50-50 था। पहले 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 4-4 दिन 5-5 दिन के मैचेस होते थे। फिर से वनडे आ गया, वनडे के बाद फिर T20 आ गया, T10 भी बहुत जगह खेला जा रहा है। तो भाई हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हमें भी बहुत सारी चीज़ों कम टाइम में समझना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें दिमाग में लानी पड़ेगी। इस ये पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बताऊं, तो देखो गाइस, सबसे पहले प्रीडिक्ट क्लासिफिकेशन में ट्राइड्स, डोबेरानर लॉ, और डोबेरानर लॉ जैसे ही आप समझ लेते हो, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लॉ आपने समझा, उसी लॉ को इस एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर दो, आपका काम खत्म हो गया। इसके बाद गाइस न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ। न्यूलैंड बाबा का जो लॉ है ना, मैं बताना चाहूँ कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट, और उसके साथ एक एग्जांपल याद कर लो, काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुछ है ही नहीं यार। मैंडलीव का भी लॉ, और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, 3-3 मेरिट्स और 3-3 डीमेरिट्स। लॉ तो मैं बोल रहा हूँ इतना सिंपल है कि इसने एलिमेंट को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। और जो हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल मतलब हेनरी बाबा है, मॉडर्न पीरियड जो अभी टेबल हम यूज करते हैं, वो टेबल को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, तो यही बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस देखा जाए वो दोनों को कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत डिफरेंस है, बट आपको जो करना है उस वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? आपको जो करना है उस वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया था, और न्यूलैंड मतलब अपना हेनरी बाबा ने जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो किस बेसिस पे अरेंज किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और साथ में इसके 3 मेरिट्स और 3 डीमेरिट्स। ओके, फिर इसके मॉडर्न पीरियड टेबल, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर मैंने बच्चों को बार बार कितने बार बताया है कि आपको इतना सब नहीं देखना है। आपको बस क्या देखना है, जाके बता इसको, इसको एकदम प्यार से देखना है कि भाई हमारा डी ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, एफ ब्लॉक कहाँ है, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से, नॉर्मल एलिमेंट कौन से, जीरो ग्रुप कौन सा है, हैलोजन ग्रुप कौन सा है, अल्कलाइन मेटल कौन सा है, अर्थ अल्कलाइन मेटल कौन सा है। ये सभी चीजें बस आपको पता रहना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। आपका काम बहुत आराम से, जब बस ये टेबल को समझ लो कि इधर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, कहाँ मेटल है, कहाँ नॉन मेटल है, कहाँ मेटलॉइड है। ये सभी चीजें बस आपको दिमाग में रख लेना है। आपका काम पूरा, आपको ये रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, टेबल को समझो। मैंने बोला, मैंने स्मार्ट वर्क करो, ये समझोगे तो जिंदगी में कोई चीजें कभी नहीं भूल पाओ। कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ये हो गया। ये होने के बाद गाइस, अगला इसके अंदर जो हमारा अगला टॉपिक है, ये देखो पीरियडिक ट्रेंड्स। ट्रेंड्स के अंदर 3 टॉपिक है। वैलेंसी जो आपको ऑलरेडी पता है, और ऊपर अगर आपने पढ़ा होगा, ऊपर टेबल को बहुत अच्छे से समझा होगा, इसके बहुत सारे पॉइंट्स आप आराम से लिख लोगे। ट्रेंड, इसके बाद ट्रेंड के बाद एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड होता है? एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड होता है। और रेडियस कहाँ से कहाँ होता है, यह हर बच्चे को पता है भाई। समझो, बस 2-3 पॉइंट इस पे, 2-3 पॉइंट वो खत्म होने का। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सबसे पहले मेटल का नेचर क्या होता है? जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उससे पॉजिटिव साइन हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनके ऊपर कौन सा साइन, क्योंकि उन्होंने उधारी ली है ना भाई, उधारी ली है, तो उनके ऊपर कौन सा साइन हो जाएगा? नेगेटिव, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्लियर? यही हमारा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक है।
दो, एक जो लूज करता है वो मेटल और जो गेन करता है वो हमारा नॉन मेटल। क्लियर? अब गाइस ये दोनों चीजें होने के बाद आपको बताना चाहूंगा, ये जो दोनों चीजें खत्म हो जाएगी और इसके बाद इसी मेटालिक, ये हमारा मेटालिक और नॉन मेटालिक के अंदर हम जब पीरियड्स के अंदर बढ़ेंगे तो क्या क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, जो हमारा नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है और मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। ये 3 पॉइंट। और जस्ट जब हम टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप से बॉटम आने के टाइम जब हमारा जस्ट इसका उल्टा होता है टॉप से बॉटम में, और हमारा मेटल कौन से साइड होता है, नॉन मेटल कौन से साइड होता है, और मेटलॉइड कहाँ होता है, बस इतना फिर से पढ़ लेना और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। तो बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपका ये काम हमेशा हो जाएगा। और वो जो हर बच्चा डेली लेके बैठता है, फिर 2 पार्ट रटता है, 2 पार्ट रटता है, ऐसा काम मत करो। पूरी चीज़ों को समझ लो कि लॉ क्या है, लॉ में क्या दिया, समझ लो। समझोगे तो क्या होगा, स्मार्ट वर्क करोगे, रटते रहोगे और हर पॉइंट को सेम टू सेम रटते रहोगे तो भाई आज रटोगे, फिर से 1 महीने के बाद भूल जाओगे। समझ में आ रहा? तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो और ऐसी चीजों पर फोकस करो जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। समझ में आ रहा? शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।